गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड और पेपर का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। और इसमें जो टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं वो है कौटिल्य। मनु हम पढ़ चुके हैं पहले। देखिए, ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और भी कई नाम से प्रचलित हैं, चर्चित हैं ये भारत में। चाणक्य सबसे कॉमन नाम जो है इनका है, चाणक्य के नाम से हम इनको जानते हैं। और इनका एक नाम था विष्णुगुप्त। लेकिन कौटिल्य भी एक इनका बहुत प्रचलित नाम रहा है। हालांकि हमारे यहाँ चाणक्य नाम ज़्यादा चलता है, चाणक्य नीति हम अक्सर बोलते हैं, सुनते हैं। तो चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं इसकी हम। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जो भी हुए हैं उनमें कौटिल्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मनु को हम पढ़ चुके हैं, इनके अलावा शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, याज्ञवल्क्य हैं, नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति, ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके लेखक हैं। उनमें कौटिल्य का स्थान बिल्कुल अलग है इन सब में। और उनका जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसका भी एक अलग स्थान है। अगर हम कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कहें तो गलत नहीं होगा। जब पश्चिम में, यूनान में प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान पर लिख रहे थे, उसी समय भारत में भी एक आचार्य, एक शिक्षक, एक स्टेट्समैन राजनीति के ऊपर लिख रहा था और नाम था उसका कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य। इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कारण ये है कि मैकियावेली कौन है, पहले तो ये जान लीजिए आप। मैकियावेली एक इटली के विचारक थे जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुए। 1469 से लेकर के 1527 उनका जीवन काल रहा। ये राजनीतिक क्षेत्र में, इनकी राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इनका महत्व इस कारण से था, इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया था। और कुछ कुछ ऐसा ही कौटिल्य ने भी भारत में किया। कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं, 100% उस रूप में नहीं, लेकिन हाँ, यथार्थवादी दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया था। इस कारण से इनको भी तुलना इनकी मैकियावेली से की जाती है। कहाँ तक सही है, कितनी हद तक ये तुलना जायज़ है, इसकी बात हम आगे जब कौटिल्य का मूल्यांकन करेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। कौटिल्य का नाम इतना प्रचलित रहा है भारत में आज भी कि बंदोपाध्याय कहते हैं कि पुराणों और महाकाव्य के जो नायक थे, यानी राम या कृष्ण वगैरह, उनके बाद अगर भारत में किसी व्यक्ति की पहचान बनी है तो वो कौटिल्य है। यानी कौटिल्य बहुत महत्वपूर्ण है भारत के, प्राचीन भारतीय जो महापुरुष जिनको हम मानते हैं उनमें। इनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं हम। जब भी भारत की एकता और अखंडता की बात चलती है, या राज्य को कैसा होना चाहिए, राजा को, शासक को कैसा होना चाहिए, शासक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब इसकी चर्चा होती है तो कौटिल्य का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित ग्रंथ है? अर्थशास्त्र क्या, उनकी पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी है ना, उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो नाम से अर्थ लगता है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन वास्तव में ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इसको शासन की कला पर लिखा गया एक ग्रंथ मानते हैं। जैसे मैकियावेली का द प्रिंस है,
जो शासन की कला पर आधारित ग्रंथ है, वैसे ही कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र, वो भी शासन की कला पर लिखा गया एक ग्रंथ है। ये राजनीति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की बात नहीं करता, राज्य के सिद्धांतों की बात नहीं करता, राज्य के उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। संक्षिप्त चर्चा जरूर है इसमें, जैसे हम आगे देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इसका जोर शासन कैसे चलना चाहिए इस पर है। कौटिल्य ने मनुष्य से युक्त भूमि को अर्थ की संज्ञा दी है। देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ कैसे है। अर्थ का मतलब हम समझते हैं रुपया पैसा। अर्थ शब्द जो है उसके कई अर्थ हैं, यूं समझ लें हम पहले। एक तो हम अर्थ यानी रुपए पैसे के संदर्भ में इसका यूज करते हैं। दूसरा अर्थ माने मीनिंग के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है, जैसे हम बोलते हैं, वो अर्थ है। उसका यहाँ कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। और दूसरा जो कौटिल्य ने जो अर्थ शब्द का यूज किया है, वो मनुष्यों से युक्त भूमि के संदर्भ में किया है। वो मनुष्यों से युक्त भूमि को अर्थ कहते हैं। और इस आधार पर अर्थशास्त्र अर्थ प्राप्ति तथा उसमें वृद्धि करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार करने वाला शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या विचार करता है, किस बात पर विचार किया गया अर्थशास्त्र में, कि भूमि को यानी राज्य को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसमें अभिवृद्धि की जाए, इस पर विचार करने वाला ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जो ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा है, इसमें मुख्य रूप से दो बातों पर विचार करता हुआ प्रतीत होता है। पहली बात कि वो ये पता लगाना चाहता है कि शासक अपने राज्य का संरक्षण किस प्रकार से करे। जो राजा है वो अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रखे। और दूसरी बात कि किन उपायों को या साधनों को अपना करके वो अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। ये दो बातों पर विचार करता है कौटिल्य अपने ग्रंथ में। पहले कार्य के लिए वो ये बताता है, पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, आंतरिक प्रशासन कैसा हो। इसी पर डिपेंड करेगा कि आप अपने राज्य को संरक्षित रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। बाहर के खतरे तो अपनी जगह है, लेकिन अंदर के खतरे भी हैं। अगर अंदर सुशासन नहीं होगा तो जनता खुद ही रिवोल्ट कर देगी आप शासक के खिलाफ, जनता स्वयं शासक को बदल देगी। और दूसरा उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो विदेश नीति का प्रतिपादन करता है, विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है, न कि इकोनॉमिक्स से संबंधित ग्रंथ। आगे हम बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। देखिए, कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो राजनीति और प्रशासन पर प्राचीन भारत में लिखा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब होगी, वास्तव में ये इकोनॉमिक्स से संबंधित किताब नहीं है। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थ का मतलब यहाँ पर रुपया पैसा नहीं है, बल्कि मनुष्यों से युक्त भूमि है। और इस दृष्टि से अर्थशास्त्र अर्थ प्राप्ति, उसके संरक्षण और उसमें अभिवृद्धि के उपायों पर विचार करने वाला शास्त्र। ये बात हम कर चुके हैं। अर्थशास्त्र का महत्व क्यों है हमारे यहाँ, क्यों हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। पहला महत्व तो ये है कि अर्थशास्त्र में उससे पूर्ववर्ती जो ज्ञान था वो संकलित है। यानी अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, चाणक्य का, विष्णुगुप्त का, उसमें उस अर्थशास्त्र से पहले जो भी राजनीति पर, दंड नीति पर जो ज्ञान था हमारे यहाँ उपलब्ध था, उस ज्ञान का संकलन किया गया है। संकलन का मतलब केवल कॉपी पेस्ट नहीं है जैसा आजकल हम करते हैं इंटरनेट की मदद से। संकलन का मतलब कौटिल्य ने संकलन करने के साथ साथ
उसको अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसकी व्याख्या की है और उसका उसमें उसका पुनर्लेखन भी किया है परिस्थितियों के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप। इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती ज्ञान का संकलन है। अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ लिया तो और आपको पुराने सिद्धांतों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कौटिल्य का चिंतन यथार्थवादी है। कौटिल्य ने आदर्शों की बात नहीं की है, क्या होना चाहिए ज्यादा से नहीं करते वो क्या है को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए की बात करते हैं, आदर्शों की बात नहीं करते। जो कुछ उन्होंने लिखा है, जब वो चाहिए की बात करते हैं तो यथार्थ को ध्यान में रखते हुए चाहिए का प्रतिपादन करते हैं। तीसरी बात, राजनीति का धर्म से पृथक्करण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया, दंड नीति को एक पृथक शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया है। ये धर्म की स्थापना के लिए जरूर है, धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए तो जरूर है, लेकिन ये उस प्रकार से धर्म में समाहित नहीं है जिस प्रकार मनुस्मृति में समाहित है। मनुस्मृति में 12 अध्याय थे, केवल एक चैप्टर राजनीति पर था, दंड नीति पर था। यहाँ पर 15 अधिकरण हैं, सारे राजनीति से संबंधित है। यह राजनीति को एक स्वायत्त महत्व प्रदान किया, स्वतंत्र महत्व प्रदान किया गया। और चौथी बात, उन्होंने भारत को एक सशक्त तथा केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया था। आपको पता है विष्णुगुप्त चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे, गुरु थे, शिक्षक थे। और चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने का अगर श्रेय किसी को है तो वो चाणक्य को है। और इसीलिए गुरु का महत्व है। गुरु अगर प्रण कर ले तो वो अपने योग्य शिष्य से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवा सकता है। तो इन सब कारणों से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, महत्व के संबंध में मैंने 2 विद्वानों के कोटेशन आपके लिए यहाँ रखे हैं। एक हैं A.S. अल्तेकर और दूसरे हैं T.R. रामास्वामी। इनको आप समझ लें। A.S. अल्तेकर क्या कहते हैं? A.S. अल्तेकर, मैंने सिर्फ अल्तेकर लिखा है। अल्तेकर कहते हैं कि अर्थशास्त्र राज्य के सिद्धांतों पर लिखा गया ग्रंथ न होकर के प्रशासक के लिए एक मार्गदर्शिका है। यानी ये शासन के सिद्धांतों पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये शासन की प्रक्रिया पर लिखा गया ग्रंथ है। शासक को क्या करना चाहिए इस पर लिखा गया ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से शासन की व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित है। शासन के ढांचे तथा कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। इसमें शासन के ढांचे का विस्तृत विवरण दिया गया है। हम आगे देखेंगे, देखिए प्रशासन की चर्चा करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि कितना विस्तार से प्रशासन के बारे में कौटिल्य ने लिखा है। T.R. रामास्वामी क्या कहते हैं? वास्तव में अर्थशास्त्र पूर्ववर्ती रचनाओं में यत्र तत्र विद्यमान राजनीतिक सिद्धांतों का तथा शासन की कला संबंधी ज्ञान का संग्रह है। जो पहले ज्ञान था उसको संग्रहित किया गया है इसमें, और पुनर्व्याख्या की गई उसकी, और उसका पुनर्कथन किया गया है, यानी री इंटरप्रिटेशन उसकी हुई है परिस्थितियों के अनुरूप। तो ये कुल मिलाकर के महत्व है कौटिल्य का। अब हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हम लोग। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य क्या कहते हैं? मनु का याद है आपको? मनु ने कहा था राज्य एक दैवीय उत्पत्ति राज्य की हुई है, ईश्वर ने राजा को बनाया है। कौटिल्य ऐसा नहीं करते। वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का संकेत देते हैं। ये आप लोगों ने हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम सुना होगा। उन्होंने पश्चिम में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और कौटिल्य के विचारों में भी हमें उसके
बीज दिखाई दे, सूत्र दिखाई पड़ते हैं उस इन विचारकों से बहुत पहले। कौटिल्य के सामाजिक समझौता दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए क्या कहते हैं वो कहते हैं कि संसार में अराजकता यानी मत्स्य न्याय की स्थिति के पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को धारण करके प्रजा की रक्षा करने का अनुरोध किया और साथ ही जनता ने आज्ञा पालन और कर भुगतान का वचन दिया। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? मछलियों का न्याय। और मछलियों का न्याय क्या है? यानी अराजकता। कोई किसी को मार दे, कोई किसी को खा जाए, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज राइट। ये मत्स्य न्याय की स्थिति थी। जब ऐसी स्थिति हो गई, अराजकता माने राज्य का न होना। अराजकता की स्थिति जब थी तो लोग पीड़ित हुए, उससे दुखी हुए, क्योंकि किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था, किसी की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। तो ऐसे में लोगों ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर के कहा कि भाई आप हमारे राजा बन जाओ, शासक बन जाओ और हमारी रक्षा करो। बदले में हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और अपनी आय में से आपको टैक्स देंगे, कर भुगतान करेंगे, ताकि राज्य का खर्चा चल सके। तो कौटिल्य कहते हैं इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई। एक प्रकार का समझौता था राजा और प्रजा के बीच में। प्रजा ने राजा को वचन दिया कि हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे और कर भुगतान करेंगे, बदले में आप हमारी रक्षा कीजिए। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि हॉब्स के विचारों से कौटिल्य का विचार थोड़ा अलग है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग किया। राज्य के न होने की स्थिति को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा, यानी समाज विहीन अवस्था। कौटिल्य उसे समाज विहीन अवस्था नहीं मानते, उसे वो केवल राज्य विहीन अवस्था मानते हैं। राज्य का न होना, राजा का न होना मानते हैं। यानी समाज राज्य के न होने पर था और साथ में उचित अनुचित, न्याय अन्याय की धारणा भी मौजूद थी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, सही गलत की धारणाएं नहीं थी। ये सब राज्य के बनने के बाद पैदा हुई, ये विचार भी बाद में है। लेकिन कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। कौटिल्य मानते हैं कि धर्म का विचार पहले मौजूद था, केवल उसका पालन नहीं हो पा रहा था मनुष्य की स्वार्थपरता के कारण। तो धर्म को प्रभावी बनाने के लिए ही राज्य का जन्म हुआ एक प्रकार से। तो यानी नियम कानून कायदे तो पहले से थे, लेकिन लोग उसको मानते नहीं थे क्योंकि कोई डर नहीं था उन्हें। तो डर पैदा करने का काम राज्य ने किया, एक तरह से व्यवस्था बनाने का काम राज्य का था। तो इस प्रकार से कौटिल्य का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत का विचार है वो हॉब्स के विचार से बिल्कुल अलग तरह का है। कुछ और बातें इसके संबंध में हम करते हैं आगे। तो जो कुछ हमने पहले कहा है पिछली स्लाइड में, उससे दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली कि राज्य एक मानवीय संस्था है, ईश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया राज्य को। ये हम देख चुके हैं कैसे लोगों ने मनु से अनुरोध किया कि आप हमारे राजा बनिए और हमारी रक्षा कीजिए, बदले में हम आपको कर देंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। दूसरी बात, इसका जन्म शासक तथा शासित के मध्य अनुबंध के आधार पर हुआ। ये मैं बता चुका हूं आपको, अनुबंध माने समझौता। और तीसरी बात, कौटिल्य का जो राजा है वो थॉमस हॉब्स के राजा यानी शासक से कम शक्तिशाली है, उसकी शक्तियां कम है। क्यों? मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि कौटिल्य के राजा के पास उचित अनुचित, न्याय अन्याय की धारणाएं मौजूद हैं पहले से। धर्म पहले से मौजूद है यहाँ पर।
राजा को तो धर्म के अधीन रहते हुए उसको लागू करना है। हॉब्स का जो राजा है उसके पास धर्म अधर्म न्याय अन्याय की कोई धारणा नहीं है, वही उनका निर्धारण करता है। तो इस दृष्टि से कौटिल्य का जो शासक है वो हॉब्स के शासक की तुलना में कम शक्तिशाली है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम बात करेंगे अगले व्याख्यान में राज्य के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।